वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज़ की वीडियो है। फाइनल टर्म की कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं लेक्चर वाइज। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले जो है वो लेक्चर नंबर 23 है और इसमें सबसे पहले कि व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अब मार्केटिंग और सेलिंग को लोग सेम समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और ये सब्जेक्ट भी ज़ाहिर बात है इसमें आपको काफ़ी हद तक मार्केटिंग की बेसिक्स जो है वो पढ़ाई गई हैं। सो मार्केटिंग जो है वो क्या है, आंसर इसका सी है कि मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम एंड सेलिंग इज़ वन ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि मार्केटिंग एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जबकि सेलिंग जो है उसका एक हिस्सा होता है। मार्केटिंग में ज़ाहिर बात है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की 50% कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट होती है। 50% मार्केटिंग कॉस्ट होने का मतलब नहीं कि उसको सेल करने में 50% कॉस्ट आती है, बल्कि सेलिंग के अलावा बाकी दूसरी जितनी भी चीज़ें जो मार्केटिंग का हिस्सा हैं वो सब मिला के 50% कॉस्ट बनती है, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग वगैरह भी आ जाती है और वेयर हाउसिंग और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और मार्केटिंग रिसर्च वगैरह भी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनमें से कौन सी है? आंसर इज सी, वो ये कि प्रोडक्ट यूज एज रॉ मटेरियल और टू प्रिपेयर अदर प्रोडक्ट्स। जब कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है रॉ मटेरियल के तौर पर या फिर उसके ज़रिए दूसरी प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं। उसके बाद ये कि डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स बाय मेकिंग फ़ोन कॉल्स टू द कस्टमर्स, सेंडिंग गिफ्ट्स टू कस्टमर ETC बेस्ट डिस्क्राइब विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस बात को डिस्क्राइब करता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ डेवलप करें और किस तरीके से उनको फ़ोन कॉल्स करेंगे, उनको गिफ्ट्स भेजेंगे। सो ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम। इनमें से कौन से जो है ऑप्शन और टाइप्स हैं फैक्टर्स के जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केटिंग सिस्टम को, वो हैं बी जो कि है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स। अब है मार्केटिंग मिक्स वाला लेक्चर नंबर 24। सो अ फर्म्स मार्केटिंग मिक्स इज ऑफन रेफर टू एज। एक जो फर्म का मार्केटिंग मिक्स है उसमें कितने पीस शामिल हैं? मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है पीस को, और वो कौन से? 4 पीस। बेसिकली तो 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन जो एडवांस लेवल की बुक है उसमें आप देखेंगे, मार्केटिंग की जो एडवांस लेवल की बुक है उसमें 7 पीस भी दिखाई देंगे आपको, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो बेसिक 4 पीस ही होते हैं। तो आपके कोर्स के हिसाब से 4 पी हैं। उसके बाद द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट फोकसेस ऑन द गुड सर्विस और आइडियाज दैट इज मार्केटेड टू फुल कस्टमर वांट एंड नीड इज कॉल्ड। वो कहलाया जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के जरिए असल में क्या किया जाता है कि कस्टमर की जो वांट और नीड होती है उसको पूरा किया जा रहा होता है। उसका देखिए क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज दैट डिफर्स एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स इज नॉन एज। ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए या प्रोडक्ट इमेज जो कि डिफर करे, मुख्तलिफ करे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है कस्टमर के को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट को शो किया जाए या कोई एक अलग तरह की प्रोडक्ट हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जनरली लीड टू हायर सेल्स वॉल्यूम। इसमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्या होता है कि हायर सेल्स वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा इजाफा होता है सेल में, वो लोअर प्राइजेस है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। प्राइमरी गोल क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का? मार्केट को क्यों तोड़ा जाता है सेगमेंट्स के अंदर? द आंसर इज सी, ये कि टू ग्रुप कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड नीड। यानी कि ग्रुप बना लिया जाता है। वो जो तोड़ा जा रहा है मार्केट को, वो असल में ग्रुपिंग की जा रही है कस्टमर्स की जो उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर और नीड्स के मुताबिक। अब लेक्चर नंबर 25 आया था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट कॉल्ड। अब प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक सिस्टम के ज़रिए गैदर किया जाता है, जमा किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेटा, कस्टमर के बारे में भी, कॉम्पिटिटर और मार्केट के बारे में कराया जाता है मार्केटिंग रिसर्च। ये भी ज़ाहिर बात है मार्केटिंग का ही एक हिस्सा होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टैक्स के मुताबिक व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मार्केट रिसर्च प्रोसेस। मार्केट रिसर्च प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है? वो डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को ही तो डिफाइन करेगा, प्रॉब्लम सही डिफाइन नहीं हो तो आगे फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद मार्केट इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली हेल्प्स इन। मार्केट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्राइमरीली तौर पे हेल्प करती है इनमें से किसके अंदर? वो ये कि मेकिंग नोन द प्राइजेस ऑफ कॉम्पिटिटर कमोडिटीज़, सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि जानना मार्केट इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा जो प्राइस है कमोडिटीज, सप्लाई और डिमांड वगैरह के। उसके बाद ये कि विच एनालिसिस डिटरमाइंस इफ योर बिजनेस आइडिया हैज़ अ रियल पोटेंशियल एंड हेल्प्स इन प्लानिंग द बिल्टअप ऑफ योर कैपिटल। यानी कि कौन सा एनालिसिस जो है वो
डिटरमाइन करता है कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है उसका रियल पोटेंशियल है, और वो हेल्प करता है प्लान करने में जो है बिल्डअप आपके बिज़नेस का, वो है अर्ली मार्केट रिसर्च। अब लेक्चर नंबर 26 आ जाता है कि विच मार्केट रिसर्च टेक्निक इन्वॉल्व सिंपली वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग कस्टमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसी मार्केट टेक्निक होती है, रिसर्च टेक्निक, जिसमें देखा जाता है और रिकॉर्ड कर लिया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर, वो ऑब्जर्वेशन में होता है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को। उसके बाद ये कि विच मार्केट रिसर्च टेक्निक गैदर्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस एंड इशू इन डेप्थ। कौन सी मार्केट टेक्निक में रिसर्च टेक्निक होती है कि गैदर किया जाता है इसमें छोटा जो एक ग्रुप लोगों का, ताकि डिस्कस करें इशू को इन डेप्थ में जाकर, वो होता है फोकस ग्रुप। उसके बाद इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन कंज्यूमर कंपेयर प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट लाइक कॉस्ट क्वालिटी एंड यूजफुलनेस, दे आर इन स्टेज ऑफ। जब कंज्यूमर कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जैसे कि कॉस्ट क्वालिटी यूजफुलनेस, तो वो कौन से स्टेज में होते हैं? वो होते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके बाद विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस। कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है कंज्यूमर के बिहेवियर को? जैसे कि लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, ये पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। अब लेक्चर नंबर 27 आ गया कि व्हाट इज डिफाइंड एज, इनमें से क्या जो है उसको डिफाइन किया जाता है इस तरह से, जैसे कि एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन रिटर्न इट कैन अर्न प्रॉफिट फॉर देम। इनके सेल के लिए ऑफर किया जाता है और उससे प्रॉफिट भी मिलता है, तो वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और प्रॉफिट मिलता है बदले में उसको बेचकर। अब ये कि प्रोडक्ट्स दैट कैन बी फिजिकली टच और स्मेल और फेल्ड विद फिंगर टिप्स आर क्लासिफाइड एज, ऐसी प्रोडक्ट जिनको टच किया जा सकता है, फिजिकली स्मेल भी कर सकते हैं या फिर फिंगर टिप से उनको हम महसूस कर सकते हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये कि विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट आर टिपिकली बाउट फ्रिक्वेंटली एंड आर वाइडली अवेलेबल एट नियर प्लेसेस फ्रॉम कस्टमर। ऐसी प्रोडक्ट्स जो आसानी से मिल जाती हैं और हम उनको आसानी से बाय करते हैं और रोज़ाना हम बाय भी कर सकते हैं, ये कन्वीनियंस गुड्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये द विड वाइज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनीज इज कॉल्ड, जो विड वाइड एक्सपेंशन होता है प्रोडक्ट का किसी भी कंपनीज को कहलाया जाता है प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। अब ये क्या था? फिजिकल शेप ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉन एज, जो फिजिकल शेप है प्रोडक्ट का जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दरमियान बनाया गया, वो क्या होता है? वो जाना जाता है प्रोटोटाइप के तौर पे। अब लेक्चर नंबर 28 है कि इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर देयर ओनली वन और फ्यू मैन्युफैक्चर इन द मार्केट एंड ऑलमोस्ट नो कंपटीशन। कौन सी स्टेज के अंदर ऐसा होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कि होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या कोई एक ही होता है मार्केट के अंदर, और कॉम्पिटिटर जो है वो भी कंपटीशन वो भी नहीं होता। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ऐसा होता है। उसका देखिए एट विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रोडक्ट ऑफन कॉल्ड अ कैश काउ बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन में बी लेस देन द ग्रोथ बट इट गेन्स रिलेटिवली मोर मार्केट शेयर। अब ऐसी स्टेज के ऊपर जहाँ पर कैश काउ कहा जाता है प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ स्टेज से तो कम हो सकता है लेकिन रिलेटिवली मार्केट शेयर उसका अच्छा होता है, तो वो मैच्योरिटी स्टेज में होता है। उसका देखिए व्हाट इज डिफाइन एज अ सिंबल साइन अ टाइप ऑफ राइटिंग अ कलर डिज़ाइन कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी बन जाता है, नाम, सिंबल, साइन, ये इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये ब्रांड होती है, ब्रांड ही आइडेंटिटी होती है और ब्रांड डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। अब ये कहता है लॉयल्टी ऑफ कस्टमर अटैच टू द प्रोडक्ट इज रेफर्स टू एज। अब जो लॉयल्टी होती है कस्टमर की प्रोडक्ट के साथ, वो होती है ब्रांड इक्विटी। अब लेक्चर नंबर 29 आ गया कि व्हाट इज, इनमें से जो है वो क्या जो है वो ये कहलाया जाता है द वैल्यू विच अ सेलर रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ अ गुड और सर्विस। जो वैल्यू मिल रही है सेलर को जब वो गुड्स या सर्विस दे रहा है उसके बदले में, वो प्राइस होते हैं। अब ये कि विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है इन्वॉल्व आप इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर विद अ हायर प्राइस। अब जहाँ पे प्राइस हाई होती है मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में, ये प्राइस स्कीमिंग के अंदर होता है, जबकि पेनिट्रेशन इसका उलट है जो कि यहाँ पे आ रहा है कि प्राइस डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है और इसमें कम प्राइस चार्ज किए जाते हैं। अब ये कि दी ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ फर्म्स यूज टू मूव गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज नेटवर्क के जरिए फर्म्स यूज़ करती हैं मूव करना गुड्स या सर्विस प्रोडक्ट्स से प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए होता है।
होता है। अब ये कि विच डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी सेवरली लिमिट्स द नंबर ऑफ द आउटलेट्स फॉर the item in a particular geographic area and often used for expensive specialty और technical products। exclusive distribution है जो कि यूज़ की जाती है expensive specialty या फिर technical किस्म की product के लिए, और इसमें जारी बात है नंबर ऑफ आउटलेट जो है वो लिमिट होते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि कोई एक आधी आउटलेट होगी जहाँ पर वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होती है। अब लेक्चर नंबर 30 है कि एक जो एन इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी हु यूजुअली रिप्रेजेंट्स मैनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स टू होलसेलर और रिटेलर बट नेवर एक्चुअली ऑन द मर्चेंडाइज दिस सेल, यानी कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी यानी कि दरमियान में एक ऐसा शख्स है चीज़ों के मैन्युफैक्चरर और जो बायर है उसके दरमियान, यानी कि जो बायर और सेलर उनके दरमियान, जो कि ख़ुद ऑन नहीं करता लेकिन वो बेचता है चीज़ें, तो वो एजेंट या ब्रोकर होते हैं। उसके बाद कि विच टाइप ऑफ मर्चेंट होलसेलर प्रोवाइड क्रेडिट टू क्रेडिट मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइज सर्विस इन एडिशन टू ट्रेडिशनल बाइंग एंड सर्विस, यानी कि ऐसे मर्चेंट होलसेलर जो कि प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट और मार्केटिंग और मर्चेंडाइज सर्विस, इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल बाइंग और सेलिंग सर्विस है ये होते हैं फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर। अब ये क्या रिटेल फीचरिंग ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन दैट इज करेक्टराइज बाय ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट इज टिपिकली है। एक रिटेलर फीचरिंग जो ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन है और जो कि जिसमें ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के अंदर है, वो टिपिकली तौर पे क्या है, ये एक डिपार्टमेंट स्टोर इस तरह के होते हैं। उसके आगे व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन मोड। ट्रांसफॉर्मेशन मोड जो है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है अक्सर डोर टू डोर डिलीवरी के लिए, लेकिन अनेबल है कि वो तमाम तरह के कार्गो ले जा सके, वो ट्रक होता है। ट्रक आप देखते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये कि लेक्चर नंबर 31 आ गया, ये क्या प्रोमोशनल अप्रोच। एक प्रोमोशनल अप्रोच जो है डिज़ाइन टू मोटिवेट होलसेलर एंड रिटेलर टू पुश अ प्रोडक्ट टू एंड यूज़र, इनके प्रोडक्ट पुश करने के लिए जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, वो पुश स्ट्रेटजी होती है। इनके प्रोडक्ट को पुश किया जा रहा होता है, कस्टमर को दिखाई जाती है, हालांकि उन्होंने मांगी भी नहीं होती तब भी वो प्रोडक्ट उनको दिखाई जा रही होती है, ये पुश स्ट्रेटजी होती है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोमोशनल टाइप टूल्स, यानी कि प्रोमोशनल टूल में से नहीं है, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो मार्केट रिसर्च है। मार्केट रिसर्च कोई प्रोमोशनल टूल नहीं है बल्कि रिसर्च की जाती है ताकि कस्टमर और कॉम्पिटिटर के बारे में जाना जा सके। अब ये क्या व्हाट इज डिफाइंड एज अ प्रोमोशनल टूल कंसिस्टिंग ऑफ पैड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज्ड बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू इन्फॉर्म एन ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए एक टूल का यूज़ किया जाता है, प्रोमोशनल टूल जो कि पेड होता है, पे किया जाएगा, और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, तो ये होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है और अक्सर पेड ही होता है। अब ये क्या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट नेम इन द कंज्यूमर माइंड इज कॉल्ड। ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के जरिए के प्रोडक्ट का नाम रहे कंज्यूमर के जहन के अंदर, वो कौन सी होती है, वो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है ताकि याद दिलाया जाए कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में। अब ये कि कंपनी इन्फ्लुएंस्ड पब्लिसिटी डायरेक्टेड एट बिल्डिंग गुडविल बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल कस्टमर इज नॉन एज। कंपनी इन्फ्लुएंस जो है पब्लिसिटी जो कि डायरेक्ट की गई है बिल्ड करने के लिए ताकि गुडविल होना का ऑर्गेनाइजेशन और पोटेंशियल के दरमियान, वो जाना जाता है किसके तौर पे, पब्लिक रिलेशंस के तौर पे। अब लेक्चर नंबर 32 आ जाता है जो कि एक प्रमोशनल टूल है जिसके अंदर सेल पर्सन कम्युनिकेट करता है वन ऑन वन पोटेंशियल कस्टमर के साथ। सो ये क्या है, पर्सनल सेलिंग, यानी कि जा के सेल किया जा रहा है। अब ये कि इनमें से कौन सी पर्सनल सेलिंग सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट सेल की जाती है बायर के पर्सनल यूज़ या हाउस होल्ड यूज़ के लिए, ये रिटेल के अंदर होता है। हम भी रिटेल शॉप पे जाते हैं और तकरीबन डेली भी जा सकते हैं। अब ये क्या पर्सनल सेलिंग टास्क वेयर सेल्स पीपल ट्राई टू परसुएड बायर्स टू परचेज प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और द बेनिफिट इज कॉल्ड। जो पर्सनल सेलिंग टास्क है जहाँ पर सेल्स करने वाले जो लोग होते हैं परसुएड करते हैं बायर को परचेज कर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हुए इन्फॉर्मेशन उनके बेनिफिट के बारे में खिलाई जाती है, क्रिएटिव सेलिंग। अब ये द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, जो प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करने का पोटेंशियल कस्टमर और फिर आइडेंटिफाइंग दोज हु हैव द अथॉरिटी टू बाय एंड पे, एबिलिटी टू पे। एक तो आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल कस्टमर और फिर आइडेंटिफाई करें जिनके पास अथॉरिटी भी है कि वो बाय कर सकें और एबिलिटी भी है वो पे कर सकें, जाना जाता है किसके तौर पर, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग के तौर पर। अब ये कि लेक्चर नंबर 33 ये कि विच स्टेज ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स, कौन से स्टेज के अंदर सेल्स प्रेजेंटेशन में शामिल ये कि सेल्स पर्सन रिव्यूइंग एस्पेक्ट, वो रिव्यू कर रहा है एस्पेक्ट, जैसे कि टाइप फर्नीचर हो गया, वॉल हैंगिंग हो गया, पर्सनल टेस्ट हो गया, टू हेल्प स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, वो होती है प्रेजेंटेशन स्टेज। अब आया था कि एडा मॉडल ऑफ प्रेजेंटेशन कवर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट। एडा एक एब्रीवेशन है, अब इसके अंदर
डील शामिल नहीं है, अटेंशन, इंटरेस्ट और डिज़ायर एंड एक्शन आया था, इसमें डील शामिल नहीं होती, इसलिए ये इसका आंसर है। अब ये आप मेजर इनोवेशन इन सेल्स दैट हेल्प्स टू रिकवर क्विक रिस्पॉन्स, रिसीव क्विकर रिस्पॉन्स एंड अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक जो मेजर इनोवेशन सेल के अंदर हुआ है जो कि हेल्प करता है रिसीव करने में क्विक रिस्पॉन्स और अवॉइड करने में लॉन्ग डिस्टेंस, वो है टेली मार्केटिंग। अब ये कि व्हाट इज़ अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। अब पेड फॉर्म एडवर्टाइजिंग है, तो अनपेड फॉर्म जो होती है प्रमोशन की मास मीडिया के ज़रिए, टीवी और न्यूज़पेपर के ज़रिए जो की जाती है वो पब्लिसिटी होती है, और इसमें क्या होता है कि लिटिल और नो कंट्रोल होता है, कंट्रोल इसमें बहुत कम होता है, जबकि एडवर्टाइजिंग में कंट्रोल पूरा होता है। पेड होती है तो कंट्रोल भी उसका होता है, ये अनपेड है, इसमें कंट्रोल नहीं है। अब ये कि लेक्चर नंबर 34 क्या है कि सेल्स प्रमोशनल एक्ट से शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी डिज़ाइन टू स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग और कॉपरेशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स एजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ। शॉर्ट टर्म जो प्रमोशनल एक्टिविटी जिसको डिज़ाइन किया गया स्टिमुलेट करने के लिए कंज्यूमर बाइंग या फिर कॉपरेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटर से और जो सेल्स एजेंट है, वो डेफिनेशन है किसकी, सेल्स प्रमोशन की। अब ये कि विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व्स डिवाइसेस यूज्ड टू शो अ प्रोडक्ट इन अ वे दैट स्टिमुलेट इमीडिएट सेल्स सच एज एंड ऑफ आइल्स डिस्प्ले। कौन सी से प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन टेक्निक में ये होता है कि डिवाइसेस यूज़ की जाती है शो करने के लिए प्रोडक्ट इस तरीके से कि वो स्टिमुलेट करें इमीडिएट सेल, जैसे कि एंड ऑफ आइल्स डिस्प्ले है, सो ये है पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस। उसके बाद आ जाता है कि इन द सेल्स प्रेजेंटेशन इंटरेस्ट स्टेज, सेल्स प्रेजेंटेशन इंटरेस्ट स्टेज के अंदर व्हाट माइट अ सेल पर्सन ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट अबाउट। एक सेल पर्सन जो है वो क्या कोशिश कर सकता है क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट जो है किसके बारे में, वो ये कि आफ्टर सेल्स सर्विस। अब ये कि व्हेन अ कस्टमर स्टार्ट्स रेजिंग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्ट्स अबाउट अ प्रोडक्ट, जब कस्टमर सवाल उठाता है या ऑब्जेक्शन उठाता है प्रोडक्ट के बारे में, ये इंडिकेट करता है कि आप विच स्टेज ऑफ द सेल्स प्रेजेंटेशन, वो होती है ऑब्जेक्शन स्टेज सेल्स प्रमोशन की, प्रेजेंटेशन की, सॉरी। अब ये लेक्चर नंबर 35 के व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। प्रोसेस क्या है कि जिसके ज़रिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, ये प्रोडक्शन होता है। अब ये कि विच फॉर्म ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस। जब प्रोडक्ट एक जगह बने दूसरी जगह बेची जाए तो प्लेस यूटिलिटी होती है। अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एक्सेप्ट। लोकेशन जब डिसाइड की जाए इंडस्ट्री के लिए तो तमाम फैक्टर एक को छोड़ के वो मार्केटिंग मिक्स है। बाकी ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, availability of raw material and climatic condition। अब ये कि which type of facility is not directly involved in the production process but are related to the production, for example storing the raw material। इनमें से कौन सी फैसिलिटी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकिन रिलेट करती है प्रोडक्शन से, फॉर एग्जांपल ये कि स्टोर करना रॉ मटेरियल, वो है नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़। अब लेक्चर नंबर 36 आ जाता है कि विच ए विजुअल एड, कौन सा विजुअल एड जो है प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर वो यूज़फुल होता है, लोडिंग और स्केजुलिंग के अंदर, और शो करता है यूज़ जो रिसोर्सेज के, जैसे कि वर्क सेंटर्स और लेबर, वो होता है गैंट चार्ट। उसके बाद ये कि व्हाट डज पर्ट, पर्ट स्टैंड्स फॉर इन पर्ट नेटवर्क। पर्ट नेटवर्क के अंदर अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें पर्ट की तो वो होती है प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। अब ये कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कौन सा मेथड अज्यूम करता है कि जो मोस्ट रिसेंटली परचेज यूनिट हैं उनको सोल्ड किया जाएगा पहले इनके मुकाबले में, जो लास्ट जो ओल्डर यूनिट्स हैं इन्वेंट्री के अंदर वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब ये कि जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसका एम क्या है कि गेट मटेरियल एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ डिमांड, यानी कि जब हमें ज़रूरत है हमारी डिमांड है तभी हमें मटेरियल मिल जाए, ऐसा ना हो कि डिले हो। अब लेक्चर नंबर 37 ये है कि व्हाट इज यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन गेटिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इनटू द मार्केट प्लेस, यानी कि सम होना, टोटल होना तमाम एक्टिविटीज़ का ताकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आए मार्केट के अंदर, वो खिलाया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद विच एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी रेफर्स टू दी परफॉर्मेंस फीचर्स ऑफर्ड बाय अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है क्वालिटी का उससे मुराद परफॉर्मेंस फीचर्स जो कि ऑफर किया गया प्रोडक्ट की तरफ से, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर, वो है परफॉर्मेंस क्वालिटी। अब ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट डिस्क्राइब्स, कंसिस्टेंसी जो होती है प्रोडक्ट क्वालिटी की यूनिट टू यूनिट डिस्क्राइब करती है क्वालिटी रिलायबिलिटी। अब ये कि अकॉर्डिंग टू टैक्स, टैक्स के मुताबिक व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एमबीओ इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। बिगेस्ट एडवांटेज एमबीओ का क्या है अगर प्रॉपर्ली यूज किया जाए, वो होता है एनहांस मोटिवेशन। अब ये कि लेक्चर नंबर 38 क्या है, कॉस्ट पेड इन द मार्केट फॉर नॉट हैविंग क्वालिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ऐसी कॉस्ट जो कि पे करना पड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट ना होने की वजह से, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहलाई जाएगी। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नहीं होगी। अब ये कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी इन कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन सेल्स रिटर्न,
रिपेयर कॉस्ट ऑफ फॉल्टी गुड्स एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट, वो होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब ये कि व्हाट इज़ द आईएसओ सर्टिफिकेशन डेट सर्टिफाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ऐसा आईएसओ जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है, वो कौन सा है? वो है आईएसओ 14000 का। उसका देखिए अकॉर्डिंग टू डेमिन, डॉक्टर डेमिंग के जो 14 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा व्हाट शुड बी अ कंटिन्यूस सिस्टम, कंटिन्यूस सिस्टम होना चाहिए एम्प्लॉइज़ के लिए, वो होना चाहिए ट्रेनिंग। Lecture 39 ये कि what is the process by which a company implements the best practices from its own past performance and those of other companies to improve its product। अब कौन से प्रोसेस के जरिए कंपनी इंप्लीमेंट करती है जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनके अपने खुद की पास परफॉर्मेंस से भी और उनके कॉम्पिटिटर्स से भी, ताकि इंप्रूव करें उसके प्रोडक्ट, वो बेंचमार्किंग होती है। अब ये कि व्हेन अ फर्म इवेल्युएट इट्स ओन परफॉर्मेंस टू इवेल्युएट प्रोग्रेस एंड सेट गोल्स इट इज़ कंडक्टिंग। जब एक फर्म इवेल्युएट करती है अपनी खुद की परफॉर्मेंस, इवेल्युएट करने के लिए प्रोग्रेस और सेट करने के लिए गोल, वो क्या कर रही है? इंटरनल बेंचमार्किंग। अब ये कि व्हेन देयर इज़ अ व्हाट इज़ अ स्टेज, स्टेज क्या है? जब व्हेन देयर इज नो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई डिफेक्ट ही नहीं है प्रोडक्ट प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन में, वो जीरो डिफेक्ट लेवल हो गया। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरेशन इन बेंचमार्किंग मेंशन इन द टेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो किसको कंसिडर नहीं किया जाएगा बेंचमार्किंग के तौर पर? वो है एम्प्लॉई टर्न ओवर रेट। अब लेक्चर नंबर 40 आएगी कि व्हाट इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से किस ऑप्शन को हम डिफाइन करेंगे कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे तक, वो है कम्युनिकेशन। अब ये कि अकॉर्डिंग टू टेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सॉरी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज दी ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद ये कि व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम जा रही है, सॉरी बॉटम टू टॉप नहीं, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। वो यानी कि नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर के लेवल के लोगों तक जा रही है। जैसे अपने बॉस को हम कोई बात बताएंगे तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। कोई भी शख्स अपने बॉस को बात बताता है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। उसका देखिए व्हाट इज द टर्म फॉर कन्वर्जेशन ऑफ मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब जब कन्वर्ट किया जा रहा है मैसेज को कि समझा जा सके, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है एनकोडिंग। उसके बाद ये कि अच्छा, रिसीवर साइड पे डिकोडिंग होती है और जो सेंडर साइड पे होती है वो इनकोडिंग होती है। अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड एज सोर्सेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, तमाम जितने भी सोर्सेज ऑप्शन दिए गए हैं सोर्सेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सिवाय एक को छोड़ के, वो है रिटर्न रिपोर्ट्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।